नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रीवियस वीडियो में हमने प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम प्याजे के ही सिद्धांत में प्याजे ने सीखने के लिए जो प्रक्रियाएं संबोधित की है उन प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ हुआ कि बालक जो है कैसे सीख रहा है, अर्थात एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया से बालक सीख रहा होता है जिससे वह अपनी अवधारणाओं में सुधार करके अपने विचारों में, अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन लाता है। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार संवेदीगामक अवस्था, जो कि प्रथम चरण है सीखने की, संवेदीगामक अवस्था से प्रतीकात्मक अवस्था तक पहुंचने में बालक में जो संज्ञान हुआ है या फिर जो सुधार हुआ है वह निम्न प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जो कि वयस्क होते तक चलती है। अर्थात एक बालक के जीवन में सीखना जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह सीखने की प्रक्रिया जो है वह निम्न प्रकार से होती है। तो चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा होता है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन। अनुकूलन का अर्थ हुआ कि बालक जो है परिवेश के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करके खुद को ढाल रहा होता है, अर्थात वातावरण में, सामाजिक परिवेश में अपने आप को ढाल रहा होता है, एडजस्ट कर रहा होता है। जैसे भाषा का सीखना हुआ एक एडजस्टमेंट, जिस भाषा भाषा परिक्षेत्र में बालक का जन्म हुआ है वह उस भाषा को एडॉप्ट करते जाता है, सीखते जाता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले तो अनुकूलन का अर्थ हुआ कि अपने आप को पूरी तरह से एक परिवेश में ढाल लेना, जैसा वह परिवेश डिमांड कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे तो पतंग को बालक जो है चिड़िया कह रहा है, अर्थात बालक के माइंड में चिड़िया के प्रति एक अवधारणा है कि चिड़िया एक उड़ने वाली जीव है। इसका अर्थ हुआ कि बालक ने आसमान में एक पतंग देखा और बालक ने कहा कि यह चिड़िया है। तो फिर जो बालक से बड़े हैं या जो यह इस अवधारणा से ऊपर उठ चुके हैं या फिर वयस्क हो चुके हैं, वह कहेंगे कि नहीं, यह चिड़िया नहीं है बल्कि यह एक पतंग है। तो बालक जो है अपने आप को अनुकूलित करेगा और पाएगा कि समझ में उसके विकास होगा कि वह एक पतंग को पतंग की तरह आइडेंटिफाई करना सीखेगा और चिड़िया को चिड़िया की तरह आइडेंटिफाई करना सीखेगा। अर्थात उसने अपने संज्ञान में संशोधन कर लिया है, अपने संज्ञान में विस्तार कर लिया है और परिवेश के अनुसार अनुकूलन कर लिया है। अनुकूलन को हम दो तरीके से प्राप्त करते हैं, अर्थात अनुकूलन होने में दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। पहली हमारी प्रक्रिया है समावेशीकरण, एसिमिलेशन। इसका अर्थ हुआ कि अपनी पुरानी योजनाओं में बालक किसी वस्तु को फिट करने की कोशिश करता है, अर्थात बालक ने जैसी अपनी अवधारणा पहले से बनाया है उसके अनुसार किसी वस्तु को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं कि एक गोल वस्तु है, उस गोल वस्तु को बालक एक गेंद की तरह समझता है, अर्थात कोई भी गोल वस्तु बालक को दिखे तो वह उस वस्तु को बॉल ही या फिर गेंद ही समझेगा। तो जैसे बालक को एक ऑरेंज मिल गया या फिर एक सेव मिल गया तो वह कहेगा कि यह एक गेंद है, मतलब उसने अपनी पुरानी अवधारणा का प्रयोग किया कि कोई गोल वस्तु जो है वह गेंद हो सकती है। तो इस तरह से समावेशीकरण का अर्थ हुआ कि अपनी पुरानी अवधारणाओं के अकॉर्डिंग किसी नई वस्तु को आइडेंटिफाई करना समावेशीकरण हुआ, समावेश करना। नेक्स्ट हमारा है अनुकूलन में दूसरी प्रक्रिया होती है समायोजन करना, एकोमोडेशन करना, अर्थात अपनी पुरानी योजनाओं में नई योजनाओं को ऐड करना या फिर अपनी पुरानी योजनाओं को संशोधित करना। जब हम या फिर जब कोई बालक किसी वस्तु के बारे में अपनी एक अवधारणा बनाता है और उस अवधारणा के अनुसार कोई नई वस्तु जो है वह फिट नहीं बैठती या फिर उस अवधारणा के अकॉर्डिंग वह वस्तु समझ नहीं आती,
तब बालक अपने अवधारणाओं में, अपनी प्रक्रियाओं में, विचारों में संशोधन करता है और उसके अनुसार नई अवधारणाएं क्रिएट करता है। नई अवधारणाओं के माध्यम से बालक उस वस्तु को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। तो सिंपल सा समायोजन का अर्थ हुआ कि बालक जो है अपनी पुरानी योजनाओं में नई योजनाओं को ऐड कर रहा होता है। जैसे उदाहरण के लिए समावेशीकरण में हमने देखा कि कोई गोल वस्तु जो है वह बालक की नजरों में गेंद है, तो वह समायोजन के समय अगर हम बालक को कहें कि यह गोल वस्तु जो है गेंद नहीं है, यह गोल वस्तु जो है सेब है, तो अब बालक अपनी पुरानी योजना जो कि गोल वस्तु गेंद होती है में संशोधन करके विचार बदलेगा कि गोल वस्तु हमेशा गेंद नहीं हो सकती, गोल वस्तु कोई फल हो सकता है, या फिर जैसे कि उसको हमने सेब दिखाया तो वह कहेगा कि गोल वस्तु सेब हो सकता है। और वह आइडेंटिफाई भी कर पाएगा कि गेंद जो है एक खेलने की चीज है और सेब जो है एक खाने की चीज है। मतलब उसने अपने विचारों में, अवधारणाओं में संशोधन कर लिया। अर्थात अनुकूलन की प्रक्रिया में हम पहले समावेशीकरण करते हैं, फिर उसके बाद समायोजन करते हैं। समावेशीकरण और समायोजन के साथ कोलैबोरेशन से हमारा अनुकूलन होता है। दूसरा हमारा है संतुलनीकरण। इसका अर्थ होगा इक्विलिब्रेशन, अर्थात समायोजन और समावेशीकरण के मध्य संतुलन का बनना। अर्थात जब बालक जो है सीख रहा होता है तब वह प्रथम चरण में समावेशीकरण कर रहा होता है, अर्थात अपनी पुरानी योजनाओं के अनुसार संसार को समझ रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसकी समझ जो है, उसके विचार संसार की नई वस्तु के साथ नहीं बैठता, तो उस विचार में वह संशोधन करता है, तो यह हो जाता है समावेशन। लेकिन बालक में जब समावेशीकरण हो रहा होता है, जब वह संसार को पुरानी अवधारणाओं के अनुसार समझ रहा होता है, तब उसमें समावेशन कम होता है। लेकिन जैसे ही किसी नई वस्तु से बालक का परिचय होता है, तब उसमें समायोजन शुरू होता है। इस समय बालक अपने अनुभवों के प्रयोग से और बाहरी वातावरण के प्रयोग से समायोजन करता है और नई वस्तु के बारे में सोचता है। इस अवस्था में बालक जो है अधिक प्रभावी होकर सीख रहा होता है, अर्थात उसमें लगातार संशोधन प्रवृत्ति बढ़ रही होती है। वह संसार को नए तरीके से देख रहा होता है। तो जब समायोजन चरम पर होता है, तब समावेशीकरण कम होता है। लेकिन एक समय के बाद जब समायोजन उस वस्तु के लिए समाप्त होता है, तो बालक फिर से समावेशीकरण की स्थिति में लौट आता है। अर्थात एक विचार बनने के बाद बालक अब उस विचार के अनुसार नए वस्तु को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। इस तरह आप देखेंगे कि संतुलनीकरण में एक समय में बालक में या तो अधिक समायोजन हो रहा होता है और उस स्थिति में समावेशीकरण कम होता रहता है, नहीं तो समावेशीकरण ज्यादा होता रहता है और उस स्थिति में समायोजन कम होता है। अर्थात स्थिति के अनुसार संतुलन बनाकर बालक जो है परिवेश में ढल रहा होता है। नेक्स्ट हमारा हुआ व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात बालक अपने विचारों में नई पुरानी अवधारणाएं जोड़ मरोड़ कर सीख रहा होता है और एक संज्ञानात्मक तंत्र का विकास करता है। जैसे कि बालक खेल रहा होता है तो उसके हाथ से गेंद छूटा, अब उसे यह मजेदार लगा, तो बालक जो है अब उस गेंद को जबरदस्ती गिरा देगा। अब गिराने के बाद की स्थिति में बालक को समझ आएगा कि इसको मैं थोड़ा फेंक के देखूं, तो वह उसको अब फेंक के देखेगा, फिर थोड़ा धीरे फेंक के देखेगा, फिर थोड़ा धीरे फेंकने के बाद गेंद जो है थोड़ा दूर गिरा। अब उसके दिमाग में आएगा कि अगर मैं इस गेंद को जोर से फेंकूं तो शायद यह गेंद ज्यादा दूरी तय करेगी। तो इस तरह से बालक ने एक व्यवस्था बना ली, एक अवधारणा के साथ नई नई अवधारणाएं जोड़ने लगा। जैसे गेंद को धीरे से फेंकना या हाथ से छोड़ना के साथ साथ जोर से फेंकना। इस तरह व्यवस्थापन अर्थात किसी विचार को बालक जो है एक दूसरे के साथ जोड़ के व्यवस्थित करता है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में रचनात्मक रूप से सीखने के लिए प्याजे ने दो तरह के रचनात्मक तरीके बताए हैं।
जिसमें हमारा स्कीम और स्कीमा आता है। स्कीम का हम अर्थ लेते हैं कि किसी वस्तु के प्रति अवधारणा या विचार का बनना। किसी वस्तु को जिसे कोई बालक पहली बार देख रहा होता है, उसके बारे में वह एक समझ विकसित करता है। बाहरी वातावरण से उसके बारे में सुनकर, समझकर एक अवधारणा बनाता है और उसी के अनुसार उस वस्तु को समझने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक लाल गुलाब का फूल, किसी बालक को कहा गया कि यह लाल गुलाब का फूल है। लाल गुलाब का फूल है। एक अब बालक को एक फूल दिखा, वह रेड कलर का है। इस आधार पर अब बालक जो है किसी भी लाल कलर के फूल को देखेगा तो उसे लगेगा कि यह एक गुलाब का फूल है। जैसे एक फूल दिखा उसे गुड़हल का, तो वह उसे अपनी अवधारणाओं में टटोलेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि यह जो लाल कलर का फूल दिख रहा है वह गुलाब का फूल है, जबकि हमने उसे एक गुड़हल का फूल प्रदर्शित किया है। इस तरह बालक ने एक वस्तु के प्रति अपने अवधारणा बनाई है और उसी के अनुसार उस वस्तु को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो यह हमारा हुआ स्कीम। स्कीम के बाद हमारा आता है स्कीमा। इस स्कीमा के अनुसार होता है कि किसी अवधारणा व उसके गुणों का किसी अन्य अवधारणाओं के साथ जो है संबंध आना, अर्थात संबंध का बैठना। एक अवधारणा के साथ किसी दूसरे अवधारणाओं को फिट करना हमारा स्कीमा होता है। जैसे कि एक बच्ची ने पहली बार एक बिल्ली देखा और उसे बताया गया कि यह बिल्ली है, तो आप विचार कीजिए कि उस बिल्ली पर बालक ने क्या देखा होगा। शायद, क्या पता, उस बालक ने उस बिल्ली का कलर देखा होगा, या फिर उस बिल्ली के बाल देखे होंगे, या फिर उस बिल्ली के पैर देखे होंगे कि उस बिल्ली में 4 पैर हैं। इस तरह उसके अंदर एक अवधारणा बनी कि बिल्ली में मान लीजिए कि 4 पैर हैं। अब थोड़ी थोड़ी एसिमिलेशन के बाद जो है बालक किसी पुस्तक से, किसी कहानी के माध्यम से, या फिर एक बार और प्रत्यक्ष रूप से बिल्ली से मिलन के बाद समझता है कि बिल्ली की जो आंखें होती है वह ग्रीन टाइप की होती है, और उसने देखा कि बिल्ली जो है दूध पी रही होती है, या फिर बिल्ली चूहे का पीछा कर रही होती है, और बिल्ली जो है म्याऊं म्याऊं कर रही होती है। तो इस तरह से बालक में उस बिल्ली के प्रति और अवधारणाएं विकसित होती है, और उन अवधारणाओं में अन्य अवधारणाएं एक के बाद एक जुड़ रही होती है। तो इस तरह आप देखेंगे कि यह जो विचार बालक में संशोधित हो रहे हैं वह केवल एक ही बिल्ली के लिए नहीं है, अपितु यह पूरे बिल्ली समाज या फिर बिल्ली प्रजाति के लिए है। तो आप उस बालक में उस बिल्ली के प्रति पूर्णतः अवधारणा विकसित हो चुकी है। अर्थात अब अगर हम एक किसी अन्य वस्तु जैसे कि एक डॉगी को लेकर आएंगे उसके सामने, तो बालक समझ जाएगा कि यह बिल्ली जैसी कोई जीव नहीं है, यह कोई अन्य जीव है। इस तरह बालक में एक वस्तु के प्रति एक पैकेट के रूप में अवधारणाएं विकसित हो चुकी है, अर्थात ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन किसी वस्तु के प्रति सेट हो चुका है। इसे हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का नॉर्मल सा अर्थ होगा कि ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके माध्यम से बालक जो है किसी वस्तु को पूर्णतः आइडेंटिफाई कर पा रहा होता है। और स्कीम का अर्थ है कि जस्ट एन इंफॉर्मेशन। इस तरह हमने प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की चर्चाएं पूरी की है। हमने विकास की चार स्टेजेस देख लिए, और विकास से संबंधित संज्ञानात्मक विकास के प्रक्रियाएं जो है कैसे बालक अपने संज्ञान को विकसित करता है उसके बारे में चर्चा की है। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।